अगर एग्जामिनर इज काइंड इनफ कि वो आपके पैराग्राफ में मेहनत करे, इसने बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन है, अच्छी बात लिखी है, पढ़ना भी शुरू करे, तो जिस टाइम पे वो दूसरे पैराग्राफ पर पहुंचेगा और उसका फोकस दूसरे पैराग्राफ पे होगा, पहले पैराग्राफ पर ही बात हो चुकी होगी, क्योंकि वो अच्छा खासा उसको अटेंटिव होकर दूसरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ रहा होगा। दूसरी चीज एक्सप्रेशन के अंदर शॉर्ट सेंटेंसेस, बिल्कुल शॉर्ट सेंटेंसेस, मार्जिन ऑफ एरर अपना काम रखना। जितना सेंटेंस लंबा होता जाता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक का मार्जिन ज्यादा होता है, कम रखना। शॉर्ट सेंटेंसेस, ये चीज चलेगी। लेकिन सारी चीजें इग्नोर हो जाती हैं अगर आपकी आर्गुमेंटेशन स्ट्रॉन्ग हो, चीजें इग्नोर हो जाती। यहाँ पे बेसिक जहाँ से शुरू किया था कि सवाल का जवाब है, यहाँ पे किया क्या, मैंने सवाल का जवाब दिया कि भाई मॉडर्न वर्ड्स होली वर्ड्स नहीं है, क्योंकि हमारे रिलीजन का रोल खराब कम हो गया हुआ है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट डोमिनेट कर चुका हुआ है, और हमारा जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है मॉडर्न वॉर की, उसकी वजह से वॉर जो है वो होली रही है। सवाल का जवाब साइकोलॉजिकल स्पीकिंग 10-12 पेपर एग्जामिनर ने चेक कर लिए, और वो चेक करने के बाद आपके पेपर पे आया और उसके अंदर लिखा हुआ है जी, डॉगमास ऑफ द बिलीफ सिस्टम ऑफ द सोसाइटल नैरेटिव्स डिक्टेट अस दैट द पैराडाइम शिफ्ट्स ऑफ पता नहीं क्या। तो वो मीम नहीं है भाई, कहना क्या चाहते हो? तो एग्जामिनर को सिचुएशन नहीं डाला, 10-12 पेपर के बाद एग्जामिनर मेहनत नहीं करेगा पेपर पे, सिंपल सी बात है, करनी चाहिए उसको, लेकिन वो नहीं करेगा। दिस इज अ रियलिस्ट वर्ल्ड, आइडियलिस्ट वर्ल्ड नहीं है। वो देखेगा अच्छा, जिसकी बात उसको समझ आती जाएगी वो उसको उससे आगे जाता जाएगा। अगर एग्जामिनर इज काइंड इनफ कि वो आपके पैराग्राफ में मेहनत करे, इसने बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन है, अच्छी बात लिखी है, पढ़ना भी शुरू करे, तो जिस टाइम पे वो दूसरे पैराग्राफ पर पहुंचेगा और उसका फोकस दूसरे पैराग्राफ पे होगा, पहले पैराग्राफ पर ही बात हो चुकी होगी, क्योंकि वो अच्छा खासा उसको अटेंटिव होकर दूसरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ रहा होगा। आप लोगों में से जिन लोगों ने एग्जाम पेपर चेक किया, आपको साफ ये चीज अच्छी तरह पता होगी। 10-12 पेपर्स के बाद क्या हालत होती है, एग्जामिनर को फैसिलिटेट करना है सिंपल एक्सप्रेशन के साथ। दूसरी चीज एक्सप्रेशन के अंदर शॉर्ट सेंटेंसेस, बिल्कुल शॉर्ट सेंटेंसेस, मार्जिन ऑफ एरर अपना काम रखना। जितना सेंटेंस लंबा होता जाता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक का मार्जिन ज्यादा होता जाता है, कम रखना। शॉर्ट सेंटेंसेस, ये चीज चलेगी। इसके साथ क्या, चलो बाकी जो है ना वापस आते हैं। तो ये 3 चीजें समझ आई, इसके को देखने को समझने को बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन इनमें काफी मेहनत लगती है चीज को ठीक करने में। एक्सप्रेशन को खास तौर पर 3-4 महीने लगते हैं लिख के, या आर्गुमेंटेशन जो होती है वो आप पढ़ के ठीक करते हैं, अपनी नॉलेज बेस बनाते हैं, उस नॉलेज बेस से फिर आपके आर्गुमेंटेशन आप सीखना शुरू करते हैं, फिर उसको लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आते हैं। पहली चीज हमारी क्लियर होगी, हमने थीसिस स्टेटमेंट के रोले में नहीं पढ़ना। अगर आपको फिर भी यूर कन्विंस्ड कि थीसिस स्टेटमेंट होनी चाहिए, लिखें, लेकिन थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग ना डालें, आउटलाइन के अंदर इंट्रोडक्शन लिख के 3-4 लाइनों में जो बात करनी है वो करके आगे आ जाए। ठीक है, अब आप ऐसे सिंध से होंगे, आप लोगों ने मुझसे सवाल नहीं पूछा कि हमारे तो सिंध के अंदर बीएमएस में कहते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है। सिंध वाले हैं ना, इस बाद में बात करेंगे। अच्छा, आ जाए इंट्रोडक्शन। 4 चीजें होती हैं। अभी तक हमने यहाँ पर क्या 3 चीजें की हैं। स्ट्रक्चर में टोटल आज हम 18 कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे। 3 ये हो गए, पासिंग रिक्वायरमेंट क्या है, ये 3 होगी। उसके बाद 4 चीजें होगी, बड़ी सिंपल बातें डिस्कस करेंगे। 4 चीजें ये होगी, आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, ये हो गया। अब इसके अंदर फर्दर स्ट्रक्चर है कुछ चीजों का, वो डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन में आपका आएगा नंबर 1 ओपनिंग स्टांस। ओपनिंग स्टांस जो है, इसके अंदर मैं कहता होता हूं कि डायरेक्ट अप्रोच, आप डायरेक्ट अप्रोच करेंगे टॉपिक को, एक डायरेक्ट अप्रोच वाला स्टांस होगा। इसके अंदर आप लिख लेंगे डायरेक्ट अप्रोच होगी आपकी, कोई घुमा फिरा के बातें नहीं करनी। उसके अंदर मैं बताता हूं कि कैसे घुमा फिरा के बातें नहीं करनी, ये आपकी डायरेक्ट अप्रोच होगी। घुमा फिरा के बातें नहीं करनी। बड़ी मजेदार हमारे पास एक एग्जांपल आती है। अच्छा, बड़ी मजेदार हमारे पास एक एग्जांपल आती है। मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज योर नेम, और आप मुझे कहें कि सर सिंस द इंसेप्शन ऑफ मैनकाइंड नेम्स हैव बीन अलॉटेड टू डिफरेंट पीपल्स, I being a member of this very society, I have been allotted a name as well.
I will make sure that I will stand true to the meaning of my name as my forefathers stood true to the meaning of their name, and my name is Waqar. A simple damn answer to a question, what is your name, is my name is Waqar. तो माना फिराना नहीं है, डायरेक्ट बात करनी है। तो कौन सी चीजें अवॉइड करनी है? 4 चीजें। नंबर 1, नो डेफिनेशंस, डेफिनेशंस नहीं देने, डिफाइन नहीं करना इंट्रोडक्शन के अंदर, गलती से भी नहीं करना। मेन बॉडी में जो मर्जी करो जाके, इंट्रोडक्शन में नहीं करना। नंबर 1। नंबर 2, नो कॉन्टेक्स्ट। नंबर 3, नो हिस्ट्री। नंबर 4, नो बैकग्राउंड, किसी तरह का भी हिस्टोरिकल या और भी कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो फिर करना क्या है? गिव एन आंसर to the question that has been asked in the topic. That is it. जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दें। मिसाल के तौर पर मैं आपको अपना ओपनिंग स्टेटमेंट बताता हूँ। ऐसे तो मैं लिख के उसको रिकंस्ट्रक्ट करके बताता हूँ, लेकिन टाइम कम है, उस पर टाइम ही लगाएंगे। जो 2017 में ऐसे पास किया था, उसकी ओपनिंग स्टेटमेंट थी वो था आर मॉडर्न वॉर्स नॉट होली वॉर्स। मैंने कहा था नो, यहाँ पे पहली गलती इस तरह के वर्डिंग से स्टार्ट नहीं देना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग वर्डिंग स्टार्ट नहीं होना चाहिए, नो यस वगैरह नहीं। मैंने कहा था नो, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, कॉमा, ग्रामेटिकल पहली गलती। पहली तो बात है नो से स्टार्ट नहीं देना चाहिए, मैंने ले ही लिया है तो मुझे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी नहीं लगाना है यार। मैं वो चीख के थोड़ी कह रहा हूं कि नो मॉडर्न वॉर्स आर नॉट ओनली वॉर्स। फिर अगर मैंने लगा भी लिया है तो फिर कॉमा नहीं लगाना, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ वैसे फुल स्टॉप होता है। तो अब ये इतनी मिस्टेक्स, लेकिन ये कैजुअल मिस्टेक बन गई। क्यों? क्योंकि मैंने आगे यहाँ पे नो लिखा हुआ, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं लगाया, या आगे मेरी कॉमास की मिस्टेक्स नहीं थी। तो पहली लाइन में पहले वर्ड नहीं मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक थी, लेकिन फिर भी ऐसे पास हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी आर्गुमेंटेशन अगर स्ट्रांग हो तो ऐसे पास होगा। बेसिक जो क्राइटेरिया है ऐसे का आर्गुमेंटेशन है। वापस आते हैं, मैंने कहा था नो मॉडर्न वॉर्स आर नॉट होली वॉर्स ड्यू टू डिक्लाइनिंग रोल ऑफ रिलीजन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कॉमा, डोमिनेंट role of national interest in international relations, comma, and technological advancement in modern warfare। 3 बातों पे मैंने कहा था, रिलीजन बैक सीट पे चला गया, डिक्लाइन कर गया रोल, नेशनल इंटरेस्ट डोमिनेट कर गया, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में जो नेचर ऑफ वॉर है वो इतनी चेंज हो गई है, कार्पेट बॉम्बिंग होती है, न्यूक्लियर इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग होती है, कि वो वॉर की नेचर ही इटसेल्फ अनहोली है। इसमें कोई गलती है। ये काफी लंबा सेंटेंस है, इतना लंबा सेंटेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन सारी चीजें इग्नोर हो जाती हैं अगर आपकी आर्गुमेंटेशन स्ट्रांग है। आर्गुमेंटेशन स्ट्रांग हो, चीजें इग्नोर हो जाती हैं। यहाँ पे लेकिन अब बेसिक जहाँ से शुरू किया था कि सवाल का जवाब देना, यहाँ पे किया क्या? मैंने सवाल का जवाब दिया कि भाई मॉडर्न वॉर्स होली वॉर्स नहीं है, क्योंकि हमारे रिलीजन का रोल खराब कम हो गया हुआ है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट डोमिनेट कर चुका हुआ है, और हमारा जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है मॉडर्न वॉरफेयर की, उसकी वजह से वॉर जो है वो होली रही नहीं। सवाल का जवाब देना, तो आपसे सवाल पूछा जाए, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे इस ऐसे टॉपिक के अंदर क्वेश्चन मार्क था तो ये सवाल है, बस हर क्वेश्चन एक सवाल, हर टॉपिक का एक सवाल होता है, उसका जवाब देना। ये हो गया ओपनिंग स्टांस। ओपनिंग स्टांस कितना बड़ा होना चाहिए? ओपनिंग स्टांस आपका 2 to 3 सेंटेंसेस पे हो सकता है। मैं वैसे आइडियली रिकमेंड करूंगा 1 to 2 सेंटेंसेस, लेकिन 2 to 3 सेंटेंसेस गुड टू गो। ओपनिंग के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर 2, शॉर्ट intro, the introduction of themes / arguments। short intro of arguments। argument सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, टेक्निकली होंगे ये themes ही। short intro of themes या short intro of arguments जो अपने आउटलाइन में डिस्कस किए होंगे। मैंने 3 दिए यहाँ पर, और भी थे जिसमें मैंने फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव में डिस्कस किया हुआ था, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में डिस्कस किया। मैंने यहाँ पे अपने ओपनिंग स्टांस में 3 प्रेमिसेस सेट किए। रिलीजन का रोल कम हो गया, नेशनल इंटरेस्ट डोमिनेट कर गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है मॉडर्न वॉरफेयर की, उसकी वजह से वॉर होली नहीं है। पहली बात पकड़ी शॉर्ट इंट्रो ऑफ थीम्स में, पहली बात पकड़ी जो कि थी रिलीजन का रोल कम हो गया, उसको 2 सेंटेंस में एक्सप्लेन किया कि कैसे कम हो गया। दूसरी बात पकड़ी
नेशनल इंटरेस्ट डोमिनेट कर गया उसको अगले 2 सेंटेंसेस में एक्सप्लेन किया कि कैसे करते हैं। तीसरी बात पकड़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मॉडर्न वॉरफेयर की, उसको 2 सेंटेंसेस में एक्सप्लेन किया। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 सेंटेंसेस में अपना शॉर्ट इंट्रो मैंने थीम्स दिया। ये मेरा थीमेटिक इंट्रोडक्शन है, अम्ब्रेला टर्म्स में क्लास में बात कर रहा हूँ, कोई छोटी बात नहीं कर रहा या मैं कोई रिलीजन के अंदर से जाके कोई सब आर्गुमेंट्स नहीं निकाल रहा, थीमेटिक एरिया पे बात कर। अब आ जाते हैं नंबर 3, और मैंने तीनों ऐसे इसी तरह पास किए, तीनों अटेम्प्ट्स इसी तरह क्लियर किए। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 3। यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे आपको कि एग्जाम्पल लिखनी है, एग्जाम्पल नहीं लिखनी। यहाँ पर वापस आए जो हमने नोट में लिखा था, यहाँ पे डिस्कोर्स जनरेट करने का टाइम आ गया, डिबेट जनरेट करनी है। तो डिबेट जनरेट करने के लिए या और कोई पर्सपेक्टिव देना है, ऐसे का होराइजन ब्रॉड करना है, इंट्रोडक्शन पे बात चल रही है, तो आप यहाँ पे किसी थ्योरी पे बात करेंगे, किसी फिलॉसफी पे बात करेंगे, किसी पॉलिसी पे बात करेंगे, किसी मॉडल पे डिस्कशन करेंगे, जो जस्टिफाई करेगा उन 3 बड़े थीम्स को जो आपने ऊपर डिस्कस किए हैं। आप एग्जांपल दे दें, स्टैट का फैक्ट एंड फिगर दे दें, कोई भी स्टैट फैक्ट एंड फिगर दे दें, वो स्टैट्स फैक्ट एंड फिगर ऊपर वाले जो आर्गुमेंट्स या थीम्स होंगे उनमें से एक थीम के किसी एक आर्गुमेंट का स्टैट और फैक्ट और फिगर होगा। तो क्यों अपने आप को इतनी बड़ी बातें करके छोटा लेके नीचे आ रहे हैं? वो छोटी सी एग्जांपल तो जस्टिफाई नहीं करेगी आपकी उस इंट्रोडक्शन को। तो यू हैव टू गो बिग कि यहाँ पे 2 चीजें करनी है, डिबेट जनरेट करनी है और लोग की अपना नॉलेज भी थोड़ा फ्लॉट करना, थोड़ा सा फ्लॉट करना, पता ना चले कि आप नॉलेज फ्लॉट कर रहे हैं, लोग की फ्लॉट करना। लोग की आइडिया है ना, ये बड़ा सटल तरीके से पता ना चले कि फ्लॉट कर रहे हैं, लेकिन अपना एग्जामिनर को बताना है कि मैं डिबेट जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, साथ में मुझे इन चीजों का भी पता है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया था, यहाँ पर आके मैंने अपने ऐसे में मैं बेसिकली हम इसको मेरा ये पर्सपेक्टिव था कि हम इसको पूरा लिख के बोर्ड पे डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना टाइम नहीं है, फिर बाकी कंपोनेंट्स रह जाएंगे। आपके साथ एक ही क्लास है, आई डोंट नो दूसरी क्लास शेड्यूल होती है तो फिर हम उसको उस हिसाब से देख लेंगे। अब क्या किया था, अब क्रूसेड्स जो है वो एक एग्जांपल है कि जो क्रूसेड्स थी, पुरानी जो वॉर्स थी वो होली थी। आजकल की मॉडर्न वॉर 2003 इराक इन्वेजन या कुवैत गल्फ वॉर जिसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने वोट किया था कि यहाँ यूएस जाए बचाए, ये मॉडर्न वॉर्स जो हैं ये होली नहीं है और क्रूसेड्स होली थी। लेकिन यहाँ पर अब अगर डिबेट मैं सिर्फ बात कर दूं ना कि क्रूसेड्स मॉडर्न वॉर्स, जो क्रूसेड्स थी वो होली वॉर्स थी और आपकी वॉर्स होली नहीं है, तो मैं एग्जांपल ही दे रहा हूँ। मैंने क्या बात की थी, मैंने कहा था क्रूसेड्स के टाइम पे जो प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर थे वो जस्ट वॉर के प्रिंसिपल्स थे, जिसमें एक्सपेंशन ऑफ रिलीजन, हेल्पिंग द ऑप्रेस्ड या मॉरल रीजंस पे वॉर्स लड़ी जाती थी। जबकि उसके बाद आजकल के कंटेम्पररी टाइम्स में जो जस्ट वॉर के प्रिंसिपल्स हैं उनको अबाइड नहीं किया जाता, सो मच सो कि पहले नॉन कम्बैटेंट्स को इंगेज नहीं किया जाता था, elderly women and children को engage नहीं किया जाता था, so much so कि even felling down of trees was also discouraged, कि आपने उसको भी नुकसान नहीं पहुंचाना। लेकिन आजकल के टाइम में क्या होता है, indiscriminate killing होती है, न्यूक्लियर वेपन्स से यूज होते हैं जिससे सब सारे वो कॉम्बैटेंट्स नॉन कॉम्बैटेंट्स की कोई डिस्टिंक्शन नहीं। तो एक आपने आइडिया ऐसे जनरेट करना है, उसको किसी भी चीज को एक आइडिया की तरह भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, आर्गुमेंट की तरह पे। एंड में आ जाए कंक्लूजन, यहां पे बल्कि लिख लें पॉलिसी मॉडल थ्योरी, मॉडल आइडिया थ्योरी। ये बेसिकली हमने आइडिया डिस्कस किया है। अगली क्लास अगर आप लोगों के साथ होती है तो उसके साथ बाकी हम चीजें भी और टॉपिक्स के साथ डिस्कस करेंगे, थ्योरीज को कैसे यूज करना वो सारा कुछ होगा। अच्छा, नंबर 4 कंक्लूजन। कंक्लूजन दो तरह का होता है। कंक्लूजन होता है या तो वो लिंकिंग, लिख लें पहले ताकि जो है कंक्लूजन लिंकिंग होता है कंक्लूजन, या वो लीडिंग कंक्लूजन होता है। लिंकिंग और लीडिंग। लिंकिंग कंक्लूजन क्या होता है? लिंकिंग कंक्लूजन ये होता है कि आपने बात की, फॉर एग्जांपल यही आर मॉडर्न वॉर्स, नॉट ओनली वॉर्स, तो जी इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग की वजह से, नेशनल इंटरेस्ट डोमिनेट करने की वजह से आजकल की जो मॉडर्न वॉर्स है वो होली वॉर्स नहीं है। वापस लिंक किया टॉपिक के साथ। अब एक और होता है लीडिंग कंक्लूजन, जिसमें आप हिंट ड्रॉ कर देते हैं अगले पैराग्राफ का।
जिसमें आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे अगले पैराग्राफ की। इंट्रोडक्शन के अंदर लीडिंग कंक्लूजन पे अभी ना जाए, कंफ्यूज होंगे। ये लीडिंग कंक्लूजन मैं आपको मेन बॉडी पैराग्राफ में समझाता हूँ, वहां पे जब जाऊंगा उसके अंदर आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएगी, यहां पर भी कंफ्यूज होंगे आप। मेन बॉडी पैराग्राफ में मैंने क्या कहा था कि हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, मेन बॉडी पैराग्राफ में क्या पढ़ेंगे, आर्गुमेंट के 4 कंपोनेंट्स होते हैं या पैराग्राफ के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। 1 आर्गुमेंट इज इक्वल टू 1 पैराग्राफ। 4 कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? नंबर 1 ओपनिंग स्टेटमेंट, टॉपिक सेंटेंस कह लें, ओपनिंग स्टेटमेंट कह लें, कुछ भी कह लें, बात एक ही है, ओपनिंग स्टेटमेंट। नंबर 2 सपोर्टिंग सेंटेंसेस, एक्सप्लेनेशन, ज्यादा आसान रखते हैं अपनी जो है ना जिंदगी को, ताकि वो याद भी रहे और सारा कुछ, एक्सप्लेनेशन। नंबर 3 एग्जांपल, एविडेंस भी कहते हैं उसको, जिंदगी आसान रखें, फैंसी जब हो जाएगा ना तब जितना मर्जी फैंसी कर लेना चीजें, उससे पहले जिंदगी आसान रखो। अच्छा, एग्जांपल, उसके बाद नंबर 4 कंक्लूजन। आई विश एंड प्रे कि आप लोगों का हो, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को आप ऐड करेगा चीजें बहुत अच्छी। अच्छा, ओपनिंग स्टेटमेंट, यहाँ पे ओपनिंग स्टेटमेंट होगी 1 to 2 सेंटेंसेस की होगी। पहले सेंटेंस वाइज देख लें ताकि आपको, अच्छा यहाँ पे जो चीजें हैं ना लेंथ, वो भी सेंटेंस वाइज देख लें। ओपनिंग स्टेटमेंट आपको जस्टिफाई करने के लिए मिनिमम 2 सेंटेंसेस चाहिए, ठीक है? आप इसको 2 सेंटेंसेस, 1 to 2 सेंटेंसेस के हिसाब से रखें। उससे कम में आई डोंट थिंक सो एक में जस्टिफाई होती है। आप कर भी सकते हैं, बहुत अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस होती है, एक में भी जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन 1 to 2 सेंटेंसेस। एक्सप्लेनेशन 3 to 4 सेंटेंसेस के बगैर एक्सप्लेनेशन कंप्लीट नहीं हो सकती। मिनिमम आपको 3 से 4 सेंटेंसेस चाहिए, जिसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप वो जो हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ एनालिसिस या वर्टिकल लेवल ऑफ एनालिसिस है उनको यूज कर सकते हैं। किसी भी बात को रिलीजियस लेवल पे एक्सप्लेन करने के लिए, किसी बात को सोशल लेवल पे, गवर्नेंस लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे आप एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे वो चीजें काम है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन होगी एग्जांपल, अभी हम आर्गुमेंट कंस्ट्रक्ट भी करेंगे। एग्जांपल वुड बी 2 to 3 सेंटेंसेस, कंक्लूजन अगेन 1 to 2 सेंटेंसेस। ऑन एवरेज 10 to 12 सेंटेंसेस का आपका एक पैराग्राफ बनता है, व्हिच इज रफली स्पीकिंग 100 to 120 वर्ड्स। 100 to 120 वर्ड्स, जिसका मतलब ये है कि पूरे पैराग्राफ, पूरे एसे के अंदर आपको 20 से 25 आर्गुमेंट्स चाहिए। आउटलाइन की बात करें, डोमेन्स 6 से 7 डोमेन्स चाहिए, हर डोमेन के अंदर, हर थीम के अंदर आपको 2 से 3 आर्गुमेंट चाहिए। क्लियर है? आर्गुमेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंक्लूजन भी कंप्लीट करा दो, फिर उसके बाद आर्गुमेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंक्लूजन में 3 चीजें आती हैं, जिस तरह वहां पर ओपनिंग स्टांस होता है, यहाँ पर ओपनिंग समरी होता है। एक्सक्यूज मी सर, जी जी जस्ट अ सेकंड, इसको लिख लें, मैं उसके बाद आपके क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। जस्ट इसको लिख रहे हैं, ओपनिंग समरी होता है, दूसरा होता है यहाँ पर शॉर्ट समरी ऑफ डोमेन्स, शॉर्ट समरी ऑफ डोमेन्स, और एंड पे सिर्फ इसके अंदर आखिरी चीज होती है कंक्लूजन का अपना ये कंक्लूजन होता है, जो कि अगर एग्जांपल नहीं होती इसके अंदर। क्यों नहीं एग्जांपल? अच्छा हाँ, क्वेश्चन बता कर सर कल मैम आई थी तो उन्होंने कहा था कि कंक्लूजन से पहले रिकमेंडेशंस भी हमें लिखनी है। हाँ बिल्कुल लिखनी होती है, वो तो आगे आर्गुमेंट्स आ जाएंगे ना, मेन बॉडी में आ जाएंगे रिकमेंडेशंस, वो बिल्कुल। जब देखें एक ऐसा है जिसकी डिमांड रिकमेंडेशंस है तो आप लिखेंगे, लेकिन कंक्लूजन होता है एक बाइस्ड समरी होती है, एक बाइस्ड एंडिंग होती है, जिसमें आप बता रहे थे कि भाई ये देखें अब मैंने प्रूव कर दिया, ये बात मैंने प्रूव कर दी है। उसकी एक ओपनिंग होगी, ओपनिंग समरी। फॉर एग्जांपल वहां पे 3 बातें हमने ऐसे में, मैंने अपने ऐसे में 3 की थी, तो यहाँ पर मैंने 4-5 की, क्योंकि अब मेरे पास मार्जिन आ गया था कि मैं और बातें भी उसको एक्सप्लेन कर आया था, दिखा आया था, लिख आया था, तो यहाँ पर मैं ज्यादा लिख सकता हूँ। दूसरी चीज, कंक्लूजन में कोई नई बात नहीं आएगी, कंक्लूजन में कोई नई बात नहीं आएगी। कंक्लूजन का पर्पस ही यही होता है कि जो आपने ऑलरेडी लिख लिया है उसी को आप दोबारा कंक्लूड करते हैं। इसी वजह से इसमें कोई एग्जांपल भी नहीं होती, कंक्लूजन में कोई एग्जांपल नहीं होती, नई बात नहीं आएगी, वही कुछ होगा। उसके बाद शॉर्ट समरी आप उसी तरह 2-2 सेंटेंसेस में दे देंगे कंक्लूजन। यहाँ पे आप वाली बात आ जाएगी, 2 तरह का कंक्लूजन लिख सकते हैं, लिंकिंग या फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच। लिंकिंग में वापस करेंगे आप टॉपिक के साथ, और उसके साथ जो दूसरा फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच होगी
वो आपकी होगी रिकमेंडेशंस। टेक्निकली वो रिकमेंडेशंस की समरी हो जो आपने पहले दी हो, उनकी आपसे नई बात आपने पहले कोई रिकमेंडेशन दी है, यहाँ पे नहीं दी, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। पहले कोई आर्गुमेंट नहीं दिया, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। जो चीजें लिख ली हैं, कर ली हैं, उसको आप लिखेंगे। सॉरी, ये दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। मिक्सचर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि अब आप आर्गुमेंट्स भी दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एग्जांपल वो दोनों का मिक्सचर हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, लोगों ने 100 तरह से करके CSS पास भी किया और 100 तरह से करके फेल भी किया। आप जिस चीज पे कॉन्फिडेंट फील करते हैं और आपको वो चीज लॉजिकल लगती है, उसके ऊपर आप जरूर चीजें ट्राई आउट करें। सेकेंडली, चलो ठीक है, याद रखिए, कंफ्यूजन डाल देते सब। इस पे आते हैं मेन बॉडी में। आपको एक आर्गुमेंट आज करा के जाते हैं, ठीक है, एक आर्गुमेंट करते हैं। इस सबको मैं रेज कर रहा हूँ। बिफोर मैं इसको रेज करूं, तीन चीजें ये होंगी, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल 18 चीजें हैं। दैट इज, लेकिन इतनी आसान नहीं कहने को 18, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए। चलिए मैं आपको एक आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर बताता हूँ, करवाता हूँ, कंस्ट्रक्ट करा के देता हूँ, उससे आपका जो है ना चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएगी। एटलीस्ट आपको पैराग्राफ राइटिंग तो आज आप पूरी तरह जो है ना प्रैक्टिस करके जाएं। उसकी मैं आपको बता भी दूंगा, होमवर्क भी दे दूंगा, आप किसी को करवा के किसी को चेक भी करा सकते हैं। जो भी बाद में आते हैं, मैं नहीं भी आता तो आप उनको चेक भी करा सकते हैं। आपका क्या होमवर्क वगैरह चेक होता है, क्या होता है? होमवर्क करने का टाइम नहीं मिलता। नहीं सर, पूरे टाइम में कवर हो तो ओरिएंटेशन सेशन सर टेस्ट ही चेक हुआ था जब मैम ने दिया था तो आई अंडरस्टैंड। चलिए पैराग्राफ राइटिंग में आपको बता देता हूँ, आप उसको चेक करवा सकते हैं। वो जो है ना, हाँ जी, मुझे नहीं पता कैसे चेक करेंगे, लेकिन चेक करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, दैट आई डोंट नो। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर हम करेंगे। मलिया लोधी की एक बेसिक टेक्स्ट बुक है, पाकिस्तान बियॉन्ड क्राइसिस स्टेज। हम उसको तैयारी करते हुए पढ़ते हैं, देखते हैं। उसका पेज 52 है, जिसमें वो चैप्टर 4 उनका है, जिसमें वो कहती हैं कि जी पाकिस्तान की 5 फॉल्ट लाइंस हैं, पाकिस्तान के 5 इश्यूज हैं। उन इश्यूज में एक इशू वो ये कहती हैं कि हमारी बॉरोड ग्रोथ है, उधार ली हुई ग्रोथ है, हमारी जो इकोनॉमी चल रही है वो उधार पे चल रही है। तो ये एक आर्गुमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपने वहां से आर्गुमेंट पढ़ा, अब आप इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान स्पेसिफिक कोई ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, वहां पे अब आपने ये आर्गुमेंट यूज करना है। तो आप कैसे लिखेंगे, कैसे यूज करेंगे, वो ऑलमोस्ट